हेलो दोस्तों, नमस्ते। जैसा कि आप जानते हैं, आज 23 दिसंबर सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं, ये लोकप्रिय रहे नेताजी के नाम से। आज इनकी जयंती है। 23 दिसंबर 1897 को ये जन्मे थे। तो आज इनके जन्मदिन के खास अवसर पर इनके बारे में हम जानते हैं कि इन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपनी कितनी कुर्बानियां दी हैं। ये क्रांतिकारी रहे। क्रांतिकारी बनना इतना आसान नहीं होता। कितना डर होता है, न जाने कब अंग्रेज पकड़ ले और कौन सी सजा दे दे। हो सकता है गोली चला दे या फिर फांसी की सजा दे दे। जैसे और सारे क्रांतिकारी आपने सुने हैं, भगत सिंह का नाम सुना है, बटुकेश्वर दत्त का नाम सुना है। उन्हीं में से एक ये रहे सुभाष चंद्र बोस, जो अपने देश के महान क्रांतिकारी रहे। तो आज इनकी जयंती है, तो हमें इनके बारे में जानना चाहिए। इन्होंने क्या क्या किया देश को आजाद कराने के लिए। केवल ये भारत में रह करके देश के लिए काम नहीं करे, बल्कि विदेशों में जाकर के मदद मांगी लोगों से और अपने देश को आजाद कराने के लिए इन्होंने अपनी बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। बात करेंगे सबसे पहले इनके जन्म के बारे में। और इनका परिवार जो था वो काफी अच्छा परिवार था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। इनके जो पिताजी वकील थे पेशे से और पैसे की कोई कमी नहीं थी। इनके पिताजी का नाम था जानकी नाथ बोस। अब इनके बारे में हम डिटेल से समझेंगे, इनका जन्म कब हुआ और इनके पिताजी क्या करते थे, वकील थे। इनके घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। कहते हैं कि उस टाइम पर बताया जाता है कि इनके घर में कार हुआ करती थी। जब लोगों के घर में साइकिल बाइक होना बहुत मुश्किल था, उस टाइम पर इनके घर कार थी। तो इससे पता लगाया जा सकता है कि इनका जो फैमिली था वो काफी रिच फैमिली था। आगे हम बात करेंगे इनके बारे में। देखिए, क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ने का या पढ़ाने का ये मकसद है कि हमें अपने मन में, अपने जो आने वाली पीढ़ियां हैं, इनके मन में राष्ट्रवाद की जो भावना है, राष्ट्र प्रेम की जो भावना है, इसको उत्पन्न करने का एक मात्र यही तरीका है कि हमें अपने देश के क्रांतिकारियों के बारे में जानना चाहिए। हम किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की या नहीं कर रहे हो, लेकिन चाहे हम पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये महत्वपूर्ण है, ये जरूरी है। देश के नागरिक होने के नाते हमें जो अपने देश के वीर क्रांतिकारी रहे हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे अपने देश के महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस को। आज इनका जन्म है, जन्म पर इनके नमन करती हूँ। और बाकी शुरू करेंगे इनके बारे में, इनके संघर्षों को देखेंगे, कैसे कैसे इन्होंने देश के लिए, अपनी आजादी के लिए, भारत माता की आजादी के लिए कुर्बानियां दी हैं, कैसे लोगों को ये प्रेरित करते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने जब भी इनको देखा गया है, जब इनका पिक्चर हम लोग देखते हैं, तो ये हमेशा फौज के रूप में दिखाई देते हैं, यानी फौजी होते हैं। इन्होंने सेना का गठन करना। अब बात करेंगे जो इनके फेमस नारे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जय हिंद, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये किन परिस्थितियों में इन्होंने नारा दिया, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। जय हिंद का नारा जो था, ये सेना को समर्पित था। सेना के उत्साह को बढ़ाने के लिए इन्होंने जय हिंद का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा दिया इन्होंने जब ये जापान में थे, तो इनको लगा कि अब देश को आजाद कराने का टाइम है, यानी कि हम दिल्ली चल करके, सेना बहुत बड़ी बनाई थी इन्होंने, तो दिल्ली चल करके अपने देश को आजाद कराएंगे, अंग्रेजों को मार भगाएंगे। और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा भी इन्होंने दिया है। ये महात्मा गांधी से काफी छोटे हैं, लेकिन महात्मा गांधी और ये दोनों लोग चाहते थे, दोनों का पर्पस था, उद्देश्य था देश को आजाद कराना, लेकिन इनके मतों में थोड़ा अंतर था। जैसे महात्मा गांधी चाहते थे कि हिंसा नहीं करते, यानी वो अहिंसक के पुजारी थे महात्मा गांधी, कि बेशक अंग्रेज सबको मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। और ये इनका कहना था सुभाष चंद्र बोस का कि अब वो टाइम नहीं रहा जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, असहयोग आंदोलन चला। अब टाइम आ गया है, क्योंकि जब 1939 की ये सब घटना बताएंगे इनके बारे में, इन्होंने कहा कि अब टाइम आ चुका है कि अंग्रेजों को मार के पीट के जैसे हो सके उनको अपने देश से भगाएंगे और अपने देश को आजाद कराएंगे। बहुत बड़े लीडर रहे हैं, बहुत डर भी था। क्रांतिकारियों के पीछे पुलिस जो थे, अंग्रेज जो थे, हाथ धोकर पड़ा करते थे, तो इनको काफी डर रहता था। ये महीनों तक, सालों तक अंडरग्राउंड भी रहे। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनके जन्म के बारे में बात करेंगे। इनका जन्म, जो इनका डेट ऑफ बर्थ है, इनका डेट ऑफ बर्थ रहा है 23 जनवरी, यानी आज ही के दिन 23 जनवरी को 1897 में इनका जन्म हुआ था। कटक जो आज उड़ीसा में पड़ता है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। बर्थ प्लेस है कटक। कटक कहाँ पर पड़ता है, तो उड़ीसा में पड़ता है, वहां इनका जन्म हुआ था।
इनके पिताजी का नाम था जानकीनाथ बोस और वो पेशे से वकील थे। तो इनके पिताजी वकील थे, यानी पिताजी वकील थे। पैसे की इनके घर में कोई कमी नहीं थी। पिताजी पेशे से वकील थे, वकालत की कार्य करते थे। इनके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी। और इनकी माँ भी जो थी इनका बहुत सहयोग करती थी, यानी माँ के सहयोग से ये क्रांतिकारी एक बने ना, तो क्रांतिकारी के लिए कार्य किए। इसमें इनका सहयोग जो था वो माँ ने दिया, क्योंकि ये सुभाष चंद्र बोस जो हैं उस टाइम पर इंडियन सिविल सर्विस यानी आईसीएस की एग्जाम पास करने वाले ये व्यक्ति थे और 4th रैंक लाए थे। अंग्रेजों के एग्जाम में बैठकर उनके साथ ये उनकी लाइन में 4थे स्थान पर खड़े थे, यानी 4th रैंक लाने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। बचपन से ही बहुत तेज थे, पढ़े लिखे थे। बचपन से इतना माइंड इनका ब्रिलियंट था कि बताया जाता है कि 15 साल की उम्र में इन्होंने स्वामी विवेकानंद से की जो पुस्तक थी उनके बारे में जितनी लिखी हुई सबको इन्होंने पढ़ डाला था। ये अपना आइडियल मानते थे उनको, स्वामी विवेकानंद को। देखिए, जब हम किसी को अपना आइडियल मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, तो उनके गुणों को अपने अंदर लाना चाहते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनकी जो आदत होती है उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको स्वीकारते हैं। ऐसा इन्होंने किया। जो आइडल माना था अपना स्वामी विवेकानंद को, तो उनकी किताबें 15 साल की उम्र में, बताया जाता है 15 वर्ष की आयु में इन्होंने स्वामी विवेकानंद की पूरी पुस्तकें जो थी इनके बारे में उसको पढ़ लिया था। उसको पढ़ने के बाद जब ये बताया जाता है कि ग्रेजुएशन में जब गए तो इन्होंने महाराष्ट्र में जो एक यूनिवर्सिटी वहां से ग्रेजुएशन किया और उसमें ये सेकंड टॉपर है, यानी महाराष्ट्र में जब ये ग्रेजुएशन कर रहे थे फिलोसफी से तो सेकंड टॉपर रहे थे। और आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले ये सुभाष चंद्र बोस 4था रैंक लाए थे, 4th रैंक पर ये आईसीएस की परीक्षा में थे। अब बात करेंगे जब ये 1939 की बात है, सॉरी 1919 यानी 1919 की बात है। 1919 में ये लंदन गए थे पढ़ाई करने के लिए। देखिए, ये काफी तेज थे, बचपन से ही ब्रिलियंट थे। तो पिताजी चाहते थे कि धन की भी इनके घर में कोई कमी नहीं थी, तो आराम से पढ़ लिख सकते थे। तो इनके पिताजी चाहते थे कि इनका जो बेटा है, यानी जो सुभाष चंद्र बोस है, नेताजी हैं, ये आईसीएस की परीक्षा पास करे। तो इन्होंने आईसीएस की पढ़ाई करने के लिए, यानी आईसीएस की परीक्षा पास करने के लिए, इंडियन सिविल सर्विस जो आज के टाइम पर यूपीएससी क्रैक करना कितना हार्ड है, उस टाइम पर ये जो आईसीएस थी वो थी। तो जैसे आज का यूपीएससी, ऐसे उस टाइम पर आईसीएस की परीक्षा थी। और जानबूझकर अंग्रेज पेपर ऐसा डिजाइन करते थे कि कोई भारतीय उस परीक्षा को पास न कर सके, अंग्रेज ही उसको पास करे। लेकिन उसमें भी ये जाकर के पढ़ाई की और मात्र 1 साल पढ़ाई करने के बाद 1920 में जब ये एग्जाम दिए तो एग्जाम को इन्होंने क्लियर कर लिया। ये बहुत प्राउड की बात है। 1 साल में अंग्रेजों के टाइम पर अंग्रेज पेपर भी अपने लेवल का डिजाइन करते, वो चाहते ही नहीं थे कि भारतीय ऐसे पोस्ट पर आए या फिर ऐसी परीक्षा को पास करें। तो लंदन गए थे 1919 में, 1919 में, और 1920 में ये परीक्षा पास किए थे। और इनका जो रैंक था वो 4th रैंक था। तो ये कितनी प्राउड की बात है, ये 4th रैंक ला करके अंग्रेजों की परीक्षा में। और आईसीएस उस टाइम पर बहुत बड़ी एग्जाम मानी जाती थी, जैसे आज के टाइम पर यूपीएससी, उस टाइम पर आईसीएस। आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा। तो इन्होंने 1920 में इसको पास करके 4th रैंक हासिल किया। जब वहां से आते हैं परीक्षा पास करके, तो पिताजी ने एक आयोजन किया था, वहां पर बहुत से लोग आए इनको बधाई देने के लिए। और पिताजी ने इनको एक सोने की घड़ी गिफ्ट की थी। इनके पिताजी ने गिफ्ट की इनको सोने की घड़ी। अब बात करते हैं, ये एग्जाम तो पास कर लिए, लेकिन वहां पर जब आयोजन किया गया था, पिताजी ने ये परीक्षा इन्होंने पास किया था, उस खुशी में आयोजन किया। तो इन्होंने कहा कि बेशक मैं एग्जाम पास कर लिया, पिताजी की इच्छा थी, मैंने एग्जाम पास किया, पढ़ाई किया, लेकिन मैं अंग्रेजों की नौकरी नहीं करूंगा। इसका मतलब ये चाहते थे कि मैं बेशक कमा खा लूंगा, लेकिन मैं अंग्रेजों की नौकरी नहीं करूंगा। तो इन्होंने अंग्रेजों की नौकरी जब ये करने से, यानी आईसीएस की जो नौकरी है वो करने से मना किया, तो लोगों को लगा कि कितना पागल इंसान है। आज के टाइम पर इतनी बड़ी नौकरी किसी को मिलती नहीं है। जैसे उस टाइम पर लगता था कि बहुत बड़ी नौकरी, बहुत सब कुछ पा लिया, तो इतनी बड़ी नौकरी तो कौन छोड़ सकता है। लेकिन इन्होंने कहा कि मैं अंग्रेजों की नौकरी नहीं करूंगा। और बता दें, इनके गुरु जो थे सीआर दास, चित्तरंजन दास, जिन्हें हम कहते हैं सीआर दास यानी चित्तरंजन दास, इनके गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे चित्तरंजन दास। तो इन्होंने अपने गुरु जी से भी कहा कि मैं ये नौकरी नहीं करना चाहता, यानी अंग्रेजों की नौकरी तो बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। तो इन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, नौकरी नहीं करना चाहते। और माँ से भी अपने बताया कि माँ, मैं अंग्रेजों की नौकरी नहीं करूंगा। तो माँ ने भी इनका सहयोग किया कि कोई बात नहीं। तो ये अंग्रेजों की नौकरी नहीं की। उसके बाद बात करेंगे जब ये 1923 की बात है, 1923 में इन्होंने क्या हुआ, ये राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1923 में इनको राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिए गए। युवा भी थे, इनका ज्यादा एज भी नहीं हुआ था,
क्योंकि 1897 में जन्म लिए थे और ये 1923 की बात है। ये राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने और राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो इनके विचार क्या थे, अपने देश के युवाओं को, जो युवा लोग थे, एक ऐसी समिति ये बनाते थे, ऐसी समिति बनाते थे कि अंग्रेजों के खिलाफ ये काम करते थे। क्रांतिकारी हैं तो अंग्रेजों के खिलाफ काम करेंगे, देश के हित के लिए काम करते थे। तो देश के हित के लिए काम करें तो ये बात अंग्रेजों को हजम नहीं होती, अंग्रेज इनके पीछे पड़े रहते थे, यानी ताकि सुभाष चंद्र बोस कोई ऐसा कदम न उठाए कि इंडिया जो है, इंडिया की जो जनता है वो अंग्रेजों के खिलाफ कोई कार्य कर सके। और आपको पता होगा अंग्रेज जानबूझकर ऐसी सजाएं देते थे, जैसे भगत सिंह की बात कर ले तो उनको फांसी दिया था, बटुकेश्वर दत्त की बात करें तो उनका गर्दन काट करके लाया था जनता को दिखाने के लिए, इंडियंस को दिखाने के लिए कि देखो अगर किसी ने ऐसे करने की कोशिश भी की तो यही हाल होगा। तो इसीलिए जो इनको जेल में डाल दिया 1923 में, जब राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे उसके बाद अंग्रेजों ने इनको जेल में डाल दिया। जेल में क्यों डाला? और मांडले जेल में डाला। मांडले जेल आज के जो म्यांमार है यानी बर्मा में ये पड़ता है, म्यांमार में मांडले जेल पड़ता है, ठीक है। और ये जेल ऐसी थी कि वहां पर जो भी जाता 100% श्योर था कि वो बीमारी से ग्रसित हो जाता या फिर उसकी मृत्यु हो जाती। वहां का जो वातावरण था, एटमॉस्फेयर था, वहां खाने पीने का जो व्यवस्था था, उसकी वजह से लोग बीमार हो जाते थे। तो ये भी जब जेल में गए थे, मांडले जेल में गए, इनको भी बीमारी लग गई, टीबी हो गई थी इनको। तो 1923 में ये राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। किसके अध्यक्ष बने? राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अब बात करते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। जब इनको जेल में डाल दिया गया तो अंग्रेज इनको जेल में डाल दे ताकि ये कोई ऐसा कदम न उठाए, देश की जो जनता थी उसको इस मोड़ पर ना ला दे कि जनता अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने लगे, इसलिए इनको जेल में डाल दिया। आगे की बात देखेंगे, आगे इन्होंने क्या किया। 1925 में जेल क्यों भेजा, इसको अच्छे से समझना चाहिए। जेल इसीलिए भेजा क्योंकि ये युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, जेल गए। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो लोगों को ये क्या करते थे कि अपने जो देश के लोग होते थे उनको ये डायरेक्शन दिखाते थे कि किस तरीके से देश के लिए काम करना है, कैसे देश को आजाद कराना है, भारत माता को कैसे आजाद कराना है, उसके लिए लोगों को बताते थे, भाषण देते थे। तो अंग्रेजों को ये भय था कि कहीं इनकी बातों में आकर के इंडियंस जो है वो हमारे खिलाफ विद्रोह ना कर दे। इस वजह से अंग्रेजों ने क्या करते थे, इनको जेल में डाल दिया करते थे। तो 1925 में जेल गए, फिर जेल से आने के बाद 1928 में जेल गए, तबियत खराब हुई तो उन्होंने छोड़ दिया। 1928 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन हुआ, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ तो मोतीलाल नेहरू ने कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी और ये जो सुभाष चंद्र बोस है इनको आयोजक के रूप में कार्य दिया गया, यानी वहां पर जो भी आयोजक होगा, जो अरेंजमेंट होगा वो सुभाष चंद्र बोस करेंगे। तो इन्होंने उसको अच्छे तरीके से किया, आयोजक बने थे। 1928 में सुभाष चंद्र बोस आयोजक बने थे, ठीक है। कब आयोजक बने? 1928 में जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ था तो सुभाष चंद्र बोस आयोजक बने और वहां पर सभी मैनेजमेंट को, जो मैनेजमेंट था उसको अच्छे से इन्होंने मैनेज किया। उस टाइम पर इन्होंने क्या किया, जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ था तो ये कुछ युवाओं को लेकर के उनको सेना के कपड़े पहनाए, यानी एक फौज जैसे तैयार की। तो जो वहां पर जो भी लीडर्स जाते, जो इन्होंने सेना बनाई थी, वो सबको सल्यूट करते थे। क्या किया इन्होंने, जब युवाओं को लेकर के उनको पूरा पोशाक पहनाया, यानी कि उनको जो सेना है उनके कपड़े पहनाए और उस तरीके से उनको वहां पर गठित किया। और जो भी यहाँ से लीडर्स जाते, यानी जो अधिवेशन में लीडर्स जाते, उनको वो सल्यूट करते थे। जब गांधी जी भी यहाँ गए तो गांधी जी ने इनको देख करके, जो सेना खड़ी थी इनको देख करके बोला कि सुभाष चंद्र बोस से कि ये क्या बंदरों की फौज तैयार करने की क्या जरूरत थी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने बुरा नहीं माना, ऐसा नहीं कि बोला ठीक है गांधी जी ने कह दिया तो कोई बात नहीं। ये गांधी जी की बात मानते थे, यानी गांधी जी इनसे बड़े थे तो उनकी बात भी मानते थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ऐसे थे, ऐसे क्रांतिकारी रहे कि जो गलत है वो गलत है, चाहे वो गांधी जी गलत बोले या कोई और लीडर्स गलत बोले, लेकिन ये गलत बातों का समर्थन नहीं करते थे। कई लोग ऐसे होते हैं कि नहीं हमसे बड़े हैं और बड़े लीडर्स हैं तो उन्होंने जो कह दिया वो ठीक है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ऐसा नहीं करते थे। जो चीज गलत है, गांधी जी ने अगर कोई गलती की है तो ये कहते थे कि हाँ ये गांधी जी को नहीं करना चाहिए था, इन्होंने गलत किया। जैसे एक घटना आती है
1922 1922 में जो गोरखपुर पड़ता है यूपी में, चौरी चौरा की जब घटना होती है तो गांधी जी असहयोग आंदोलन जो 1920 में स्टार्ट किया था गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, उसको वापस ले लिया। ये कहकर कि पुलिस चौकी में आग लगी और 7 पुलिसकर्मी मारे गए, तो ये हिंसा हुआ। तो भारतीयों ने हिंसा किया, ये कह करके महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। तो सुभाष चंद्र बोस ने उस टाइम कहा था कि गांधी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इन्होंने ये गलत किया है। उसके बाद 1928 की बात हो गई, जब ये आयोजक बने वहां पर इन्होंने सेना तैयार की। तो महात्मा गांधी ने कहा कि ये बंदरों की फौज तैयार करने की क्या जरूरत थी। फिर भी इन्होंने कहा कोई बात नहीं, बुरा नहीं माना गांधी जी का। देखिए गांधी जी और ये दोनों का मकसद था देश को आजाद कराना, लेकिन इनके आपस में मतभेद थे। इनके जो मतभेद क्या थे, गांधी जी चाहते थे कि हिंसा नहीं करना है, लेकिन ये चाहते थे कि जब अंग्रेज हमें परेशान करें तो हम उन्हें क्यों नहीं मारे, हम उन्हें क्यों अपने देश से नहीं भगाए। इनका ये मत था। तो दोनों के जो मत थे उनमें अंतर था, बातों में अंतर था, लेकिन सबका उद्देश्य था देश को आजाद कराना। आगे बात करेंगे। इसके बाद उसके बाद क्या हुआ, जब ये आयोजक बने फिर अंग्रेजों ने इनको जेल में डाल दिया। देखिए क्रांतिकारियों को अंग्रेज बार बार जेल में इसलिए डालते थे ताकि वो बाहर रहकर कोई ऐसा स्ट्रिक्ट कदम ना उठाए, कोई ऐसी समिति का गठन ना करे। अगर ये बाहर रहे, लगातार बाहर रहेंगे, अगर इनको जेल में नहीं डाला गया तो ये अपने लोगों के बीच में उनको अच्छे से लीड करेंगे, अच्छी समितियां बनाएंगे और काम पर पूरा फोकस कर पाएंगे। तो अंग्रेज क्या करते थे, इनको जेल में डाल देते थे। क्रांतिकारी बनना इतना आसान नहीं होता है, हजारों बार जेल जाना पड़ता है और न जाने कौन सी सजा अंग्रेज दे दे, कब दे दे, कोई भरोसा नहीं होता था। तो क्रांतिकारी बने और क्रांतिकारी जो होते हैं ना, काफी डर होता है उनके मन में, क्या पता जो समिति बनाई है उसमें से कोई भी जासूस हो तो जाकर अंग्रेजों को सब कुछ बता देगा और पूरी बनी बनाई प्लानिंग खराब हो जाएगी। तो बहुत आंका जाता था लोगों को, उसके बाद ही समितियों का गठन किया जाता था, उसमें उन मेंबर्स को चुना जाता था। किसी को फांसी का फंदा चुनना पड़ता, तो किसी को गर्दन काट करके अपनी जान कुर्बान करना पड़ता था। तो इसके बाद अंग्रेजों ने इनको जेल भेज दिया। फिर वहां बीमार हुए, इनको टीबी की बीमारी लग गई थी, मांडले जेल का वातावरण खराब था। फिर ये जब बीमार हुए तो अंग्रेजों ने इनको छोड़ दिया, ये क्योंकि ये अगर जेल में इनकी मृत्यु हो जाती तो जनता अंग्रेजों को छोड़ती नहीं। तो अंग्रेज इस बात से डरते थे और सुभाष चंद्र बोस को वहां से छोड़ दिया। फिर ये 1930 में चले गए थे यूरोप, वहां पर अपना इलाज कराया। पैसे की कमी नहीं थी, यूरोप गए, वहां पर अपना अच्छे से इलाज कराए। और यूरोप में जाकर ये सिर्फ इलाज कराए ऐसा नहीं, वहां पे जाकर देश के लिए काम करते रहे। वहां जाकर इन्होंने समाजवाद को अच्छे से समझा, यूरोप में समाजवाद को अच्छे से समझा। ये यूरोप गए थे इलाज कराने। जब यूरोप गए इलाज कराने तो वहां पर इन्होंने क्या समझा, वहां पर इन्होंने समाजवाद को अच्छे से समझा था। यूरोप गए इलाज कराने के लिए, इलाज कराने यूरोप गए और यूरोप में ये क्या समझे, वहां पर जाकर के समाजवाद को समझे। समाजवाद को वहां पर जाकर इन्होंने समझा और सीखा। उसके बाद जब यूरोप से वापस आते हैं, उसके बाद की घटना के बारे में बात करेंगे। जब ये यूरोप से वापस आए तो 1938 में यूरोप से वापस आते हैं। 1930 में जेल जाते हैं, बीमारी लगती है, अंग्रेज छोड़ देते हैं, तो यूरोप जाते हैं इलाज कराने के लिए। वहां पर समाजवाद की भावना को सीखते हैं, समाजवाद को अच्छे से समझते हैं। और 1938 में जब ये भारत में कांग्रेस का अधिवेशन था, हरिपुरा अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में। तो हरिपुरा अधिवेशन में ये अध्यक्ष चुने गए थे। 1938 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें ये अध्यक्ष बने थे। सुभाष चंद्र बोस वहां पर अध्यक्षता इन्होंने की थी। फिर जो 1938 का हरिपुरा अधिवेशन हुआ उसमें जब ये अध्यक्ष बने तो इनके भाषण को सुन करके, इन्होंने जो स्पीच दिया लोगों के बीच, इसको सुन करके गांधी जी को लगा कि अगर सुभाष चंद्र बोस अगली बार अध्यक्ष बन जाते हैं या लंबे टाइम तक अगर ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे तो देश की जनता हिंसा पर उतर आएगी, यानी अंग्रेजों को मारेगी, चाहे जिस प्रकार से अपने देश को आजाद कराएगी, लेकिन हिंसा करना तय हो जाएगा। तो गांधी जी चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस आगे कभी अध्यक्षता न करे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। तो जब 1939 आता है, 1939 में गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस से कह दिया कि आप इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इन्होंने कहा गांधी जी मैं तो चुनाव लड़ूंगा, और इन्होंने चुनाव भी लड़ा, अच्छे मतों से ये इनकी जीत हुई। चुनाव को इन्होंने जीता सुभाष चंद्र बोस ने, और गांधी जी स्वयं नहीं लड़े थे, उनकी तरफ से एक आदमी थे पट्टाभी सीतारामैया। वो जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में, क्या हुआ था, त्रिपुरी अधिवेशन हुआ 1939 में। त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, उसमें पट्टाभी सीतारामैया लड़े। त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, ठीक है, और उसमें पट्टाभी सीतारामैया गांधी जी की तरफ से लड़े और सुभाष चंद्र बोस लड़े थे
तो जीत सुभाष चंद्र बोस की होती है। तो गांधी जी ने कहा कि सुभाष की जीत और गांधी की हार, यानी सुभाष चंद्र बोस जीत गए तो गांधी जी की हार वो मानी गई। तो इन्होंने क्या किया, सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के पास जाते हैं और गांधी जी को समझाते हैं, लेकिन गांधी जी समझते नहीं है। और इन्होंने क्या किया, अपना त्रिपुरी अधिवेशन से ये त्याग पत्र दे दिए। 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, इससे त्याग पत्र दिया सुभाष चंद्र बोस ने। त्याग पत्र दे करके इन्होंने क्या किया, क्योंकि गांधी जी ने कह दिया था कि अगर तुम्हें कांग्रेस से अलग जाना है तो जा सकते हो। सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस से अलग जाकर काम करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे काम से भारत आजाद हो जाता है, तुम्हारे किसी समिति गठन करने से भारत आजाद हो जाता है, तो सबसे पहले मैं शाबाशी देने के लिए आऊंगा। ये गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस से कहा। तो जब त्रिपुरी अधिवेशन से इन्होंने त्याग पत्र दिया, उसके बाद ये जाकर के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन से त्याग पत्र देने के बाद। जब 1939 में ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, उसके बाद जब ये अपने देश को आजाद कराने के लिए काम करने लगते हैं, तो फिर अंग्रेजों ने इनको जेल में बंद कर दिया, यानी फिर से जेल चले गए। और जब जेल से वापस आए, तबीयत खराब हुई तो वापस आए, क्योंकि अंग्रेजों को भय था कि अगर सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु जेल में हो जाती है तो इनको, जब 1939 में ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, उसके बाद अंग्रेजों ने इन्हें फिर मांडले जेल भेज दिया और मांडले जेल गए। वहां पर तबीयत खराब हुई तो अंग्रेजों ने इन्हें रिहा किया। देखिए, इनको रिहा करने का एक मेन कारण ये होता था, क्योंकि इनके बार बार जेल में डालना और रिहा करने का एक यही कारण मेन था कि अगर सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु जेल में हो जाती तो जनता अंग्रेजों को छोड़ती नहीं, क्योंकि इनके जो इनको ये जिनको लीड करते थे, जो युवा थे, इनके बातों को जो सुनते थे, अपने देश के लिए जो कार्य करते थे, बहुत से ऐसे लोग थे जो विद्रोह कर देते अंग्रेजों के खिलाफ। तो अंग्रेजों को इससे डर था, भय था, जिसके कारण ये सुभाष चंद्र बोस को रिहा किया इन्होंने। और 1941 में जब ये रिहा होकर आए तो अंग्रेजों ने क्या किया, इनके घर के चारों तरफ पुलिस तैनात किया ताकि ये कोई काम ना कर सके, कोई एक्शन ना ले सके अंग्रेजों के खिलाफ, देश की आजादी के लिए कोई कदम ना उठा सके। तो 1941 में जब ये जेल से वापस आते हैं तो चारों तरफ अंग्रेज, इनके घरों के चारों तरफ अंग्रेज जो है अब पुलिसकर्मी लगाते हैं, सेना लगाते हैं, ताकि सुभाष चंद्र बोस कोई काम न कर सके। लेकिन ये क्रांतिकारी हैं, चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाएं, देश के लिए तो कार्य करते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, ये ऐसे लीडर्स हैं जो केवल देश में रहकर काम नहीं किए, बल्कि विदेशों से हेल्प लेने के लिए इन्होंने योजना बनाई। और 1941 में ही अपने भतीजे के हेल्प से ये अपने घर से रात को निकल पड़े। अंग्रेजों को भी पता नहीं चला, घर में भी सबको पता नहीं चला, अंग्रेजों को पता नहीं चला, भनक भी नहीं लगी। तब तक कि जब अंग्रेजों को 8-10 दिन बाद पता चला तो ये बहुत दूर जा चुके थे। ये कलकत्ता से निकलते हैं 1941 में, जब ये अपने भतीजे की हेल्प लेकर के गाड़ी से रात को निकल जाते हैं। फिर ये पैदल यात्रा करते हैं, अंडरग्राउंड रहना पड़ता है क्योंकि इनके घर के चारों तरफ पुलिस रहती थी। तो अगर ये घर से भाग रहे हैं तो अंडरग्राउंड रहकर ये कार्य करते थे, यानी जब तक ये विदेश नहीं जाते। इनका प्लानिंग क्या था कि उस टाइम पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्रों के बीच में हुआ था। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो जो ब्रिटेन है इसके दुश्मन थे, यानी मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र के बीच में, ध्रुवी राष्ट्र वाले मित्र राष्ट्रों के दुश्मन रहते, जैसे जर्मनी हो गया, जापान हो गया, रूस हो गया। तो ये सब क्या करते, इनके दुश्मन थे ब्रिटेन वाले, और हमारे दुश्मन भी ब्रिटेन थे। तो ब्रिटेन वालों के लिए सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि हम जा करके रूस से हेल्प लेंगे, जर्मनी से हेल्प लेंगे या जापान से हेल्प लेंगे, तो क्या होगा, अंग्रेजों को भगाने में देश से हमें सहायता मिलेगी। तो ये क्या किए, 1941 में घर से निकल गए। पुलिस इनके घर के चारों तरफ थे, लेकिन रात को कैसे भी करके ये घर से बाहर निकल गए, अपने भतीजे की मदद लेकर के कार लेकर ये निकल पड़े। उसके बाद इनको अंडरग्राउंड रहना पड़ता, क्योंकि अंग्रेज पकड़ लेते। उस टाइम पर खोजबीन भी ज्यादा होती कि कहीं अंग्रेज तो घर के बाहर है, अगर सब जान जाते हैं पुलिस की सुभाष चंद्र बोस घर से भाग चुके हैं, तो चारों तरफ तैनात हो जाते और कहीं ना कहीं ये पकड़े जाते। इसलिए ये अंडरग्राउंड होकर के कार्य करते रहे। फिर जब ये पेशावर गए, पेशावर आज का जो पाकिस्तान है वहां पर पहुंचे। जब ये पेशावर गए थे तो सीमा जब समाप्त होती है तो वहां पर स्ट्रिक्ट जांच होती है। तो इन्होंने क्या किया था, गूंगे बनने का नाटक किया। इनके साथ एक इनके सहयोगी मिले थे, भगत राम तलवार नाम था उनका। तो वो जासूस थे, उनको सब कुछ आता था, जो पेशावर की भाषा थी वो आती थी। और कई दिनों से ऐसे कपड़े पहने थे तो गंदे हो गए थे, लग रहे थे कि ठीक है पेशावर है। तो ये वहां पर सीमा कैसे पास करे, कहीं पूछताछ होती है,
कहीं पकड़े न जाए इसका डर था, तो भगत राम तलवार ने इनकी मदद की। वो एक जासूस थे, उनको सब भाषाएं आती थी। तो इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने गूंगे होने का नाटक किया। अंग्रेजों ने यानी कि बहुत टॉर्चर भी किया। कहते हैं कि जीभ निकालकर इनका खींचा कि कोई आवाज आ जाए, लेकिन ये नहीं बोले, कुछ नहीं बोले और गूंगे बनने का नाटक किया और ऐसे अपनी यात्राएं करते रहे। फिर जब ये बाहर जाते हैं, यानी जब अफगानिस्तान पहुंचते हैं, तो एक सिक्का लेकर के, क्योंकि उस टाइम पर सिक्के पर ब्रिटेन के राजा की फोटो छपी होती थी, सिक्का लेकर के उसको जमीन पर गिराकर उस पर पैरों से बहुत कुचला और कहा कि इसी तरीके से हम ब्रिटेन को यानी अंग्रेजों को अपने देश से कुचल करके भगाएंगे। फिर ये जाते हैं, कई दिनों तक यात्रा करते हैं। कितना मुश्किल था, बहुत हार्ड था अंडरग्राउंड रह करके देश के लिए काम करना। फिर ये रशिया जाते हैं, वहां से कोई हेल्प नहीं मिलती। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस टाइम पर सब देश आपस में बिजी थे, कोई इतनी जल्दी हेल्प नहीं कर सकता था। तो ऐसे तैसे करके जब इनकी मुलाकात हिटलर से हुई, जर्मनी में जो हिटलर था, जब उससे मुलाकात हुई तो हिटलर ने बताया कि आप जापान चल जाओ, हमारा दोस्त जापान है उसके पास चल जाओ, वो आपकी मदद करेगा। तो पनडुब्बी से हिटलर ने इनको एक पनडुब्बी से जापान भेजा। जब ये जापान गए तो जापान जाने के बाद इन्होंने वहां के जो राजा थे उससे बात की। वहां बात करने के बाद इनको मदद करने की, जो जापान के राजा थे वो मदद करने के लिए हाँ कहे। तो वहां पर जब इन्होंने गए, यहाँ जाने के बाद, क्योंकि जापान का भी दुश्मन ब्रिटेन है ना, जो ब्रिटेन है, जापान, जो इटली है, वो सब चाहते थे कि ब्रिटेन को हराना चाहते थे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो जब ये जापान गए वहां पर देखेंगे हम 1942 में एक पार्टी बनी हुई थी जिसे हम कहते हैं 1942 में जापान में एक इंडियन रहते थे, उनका नाम था कैप्टन मोहन सिंह। जापान जब ये गए थे सुभाष चंद्र बोस, तो जापान से मदद मिली इनको। और जापान में एक इंडियन रहते थे, भारतीय रहते थे, उनका नाम था कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह इनका नाम था। ये जापान में रहकर भी देश के लिए कार्य करते थे। कैप्टन मोहन सिंह वहां पर आईएनए बोलते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी यानी आजाद हिंद फौज की स्थापना किया था इन्होंने 1942 में। आजाद हिंद फौज की स्थापना किया कैप्टन मोहन सिंह ने 1942 में किया था। जब ये 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने जो आईएनए यानी आजाद हिंद फौज जो है उसको पुनर्जीवित किया। यहाँ पर बताया जाता है कि 1943 में आजाद हिंद फौज को पुनर्जीवित किसने किया? पुनर्जीवित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसको पुनर्जीवित किया? आईएनए को पुनर्जीवित किया। पुनर्जीवित क्यों कहेंगे? क्योंकि आईएनए का गठन पहले हो चुका था, कैप्टन मोहन सिंह ने किया था 1942 में। कैप्टन मोहन सिंह जापान में रहते थे लेकिन वो इंडियंस थे, तो जापान में रहकर भी इंडिया के लिए काम कर रहे थे। और जब 1943 की घटना है, 1943 में सुभाष चंद्र बोस आईएनए को पुनर्जीवित किया था, इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने पुनर्जीवित किया था। अगर गठन पूछा जाएगा तो कैप्टन मोहन सिंह बताएंगे, पुनर्जीवित किसने किया तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और जब यही आईएनए को पुनर्जीवित करके बहुत बड़ी सेना इन्होंने बनाई, ताकि अब जापान से दिल्ली की ओर जाने के लिए, कि दिल्ली जाएंगे, जब अपने भारत जाएंगे तो अंग्रेजों पर सेना लेकर जाएंगे। क्योंकि जापान में जो इंडियंस थे वो सुभाष चंद्र बोस ने उनसे बातचीत की और अपना भाषण दिया, उनको बताया कि इंडिया के लिए कैसे कार्य करना है, क्या करना है, भारत को कैसे आजाद कराना है। तो जो जापान के इंडियंस थे वो इनके साथ आ गए, बहुत बड़ी सेना इनकी बन गई। तो जब सेना बन गई तो इनका, सुभाष चंद्र बोस का ये मकसद था कि अब हम लोग इंडिया जाएंगे और अंग्रेजों को अपने देश से मार कर भगा देंगे और अपने भारत माता को, अपने देश को आजाद करा लेंगे। लेकिन उस टाइम पर क्या हुआ, जो प्रकृति का प्रकोप रहा, यानी कि बहुत बारिश हुई, जिसके कारण, और पहाड़ी एरिया में बारिश में स्टेबल करना बहुत मुश्किल है। तो सेना, वहां पर बारिश हुई, मच्छर फैले और सेना में जो थी वो मलेरिया की बीमारी लग गई, सबको मलेरिया होने लगा। बहुत से सेना शहीद हुए, यानी बहुत सी लोगों की जान चली गई मलेरिया के कारण। तो अब कर भी क्या सकते थे उस टाइम पर। उससे पहले क्या हुआ, जब सेना मरने लगे तो सुभाष चंद्र बोस ने सेना को वापस बुला लिया जापान में। और जितने पैसे थे, क्योंकि उस टाइम पर लोगों ने, जो औरतें थी, अपने गहनों को बेच करके कि हाँ, जो हम अपने देश को आजाद कराने के लिए, क्योंकि ये सेना रखेंगे तो सेना का खर्चा मुश्किल है, सेना का खर्चा देखना भारी पड़ता है, तो लोगों ने मदद किया था। तो सब पैसों को वापस बंटवाया था, जितना पैसा बटा सबको दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। उसी टाइम पर जब ये सेना, इन्होंने आईएनए को पुनर्जीवित किया, उसी टाइम पर सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो जो नारा है उसका, दिल्ली चलो का नारा दिया।
सैनिकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए, सैनिक आगे बढ़े, देश के रक्षा के लिए, देश को आजाद कराने के लिए निरंतर कार्य करते रहे, उसके लिए सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। इसी टाइम पर जब जापान से हम आ रहे थे, इंडियंस आ रहे थे, इंडियन की सेना जो आ रही थी, उसी टाइम सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, ताकि जो सैनिक है उनके उत्साह कम ना हो, अपने देश की रक्षा के लिए वो निरंतर कार्य करते रहे, चाहे मरना पड़े मिटना पड़े। मर मिट जाते थे सैनिक, लेकिन अपने देश की रक्षा के लिए कार्य करते रहते थे। तो इस सैनिक इकट्ठा किए, सेना बनाई अपनी, और लोगों के मन में विचार डाला कि देश के लिए कैसे काम करना है। जो जापान में इंडियंस रहते थे उनके मन में ये भावना उत्पन्न की, भावना जगाना, लोगों के लिए राष्ट्र प्रेम की भावना किसी के मन में डालना, ये बहुत मुश्किल था। तो लोगों ने सुभाष चंद्र बोस की बातें सुनी, उनके विचारों को जाना, समझा, और अपने देश के हित के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए अपने जो क्रांतिकारी के साथ चल पड़े। तो जब वहां पर ये भारत आना चाहते थे तो दिल्ली चलो का नारा इन्होंने दिया था। जब दिल्ली चलो का नारा इन्होंने दिया कि सेना का उत्साह कम ना हो जाए, दिल्ली चलो का नारा दिया और भारत आना चाहते थे, लेकिन प्रकृति का ऐसा प्रकोप रहा, बहुत बारिश हुई, कहते हैं दिन रात बारिश होती रही, जिसके कारण पहाड़ी इलाकों में बारिश में रहना पॉसिबल नहीं है। स्टेबल करना 1-2 दिन रहे तो कोई चल जाए, लेकिन सेना है, बहुत बड़ी सेना है, तो सेना को के बीच जब मलेरिया फैल गया, मच्छर से मलेरिया फैल गया, तो लोगों की मृत्यु होने लगी। फिर जो इन्होंने सबसे पहले क्या हुआ, जब सेना आगे बढ़ने लगे उससे पहले किसी ने जाकर के अंग्रेजों को ये बता दिया, कोई जासूस रहा जो जाकर अंग्रेजों को बता दिया कि सुभाष चंद्र बोस की सेना इस एरिया पर यानी दिल्ली आने वाली है। अंग्रेज ये जान करके, इन्होंने सोचा था कि अंग्रेजों को पता नहीं चलेगा और हम अपने काम को करेंगे, क्योंकि अंडरग्राउंड रहकर कार्य करते थे, किसी को नहीं पता कि सुभाष चंद्र बोस जापान हेल्प लेने के लिए गए। तो जब ये जाना चाहते थे दिल्ली, उससे पहले ही वहां पर अंग्रेजों को पता चल गया कि सुभाष चंद्र बोस अपनी सेना लेकर आ रहे हैं। ये जब पहुंचते उससे पहले वहां पर पूरी चारों तरफ सेना तैनात हो चुकी थी, तो चारों तरफ अंग्रेज थे, जिसके कारण बहुत इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। और ऊपर से जब इनको सुभाष चंद्र बोस को लगा कि अब वहां जाना पॉसिबल नहीं है, नहीं पहुंच पाएंगे, तो इन्होंने सेना को वापस बुला लिया और खुद जहाज से जाने का निर्णय लिया। जब ये जहाज से जा रहे थे तो इनके बारे में बताया जाता है, इनके डेट के बारे में कोई एग्जैक्ट तथ्य नहीं बताया गया कि इनकी मृत्यु कैसे हुई। कहा जाता है जब ये सेना को वापस बुलाने के बाद जहाज से जा रहे थे तो इनकी जो प्लेन है वो क्रैश हो गई। अंग्रेजों की चाल थी और अंग्रेजों ने इनके जो प्लेन है उसको क्रैश करा दिया, तो ऐसा बताया जाता है। लेकिन आज तक पता नहीं चला कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु क्या एग्जैक्ट प्लेन क्रैश होने में हुई या किस प्रकार से हुई, आज तक इसके बारे में कोई मत नहीं मिला है। उसके बाद क्या हुआ, जब अंग्रेज तो जो अपने देश के क्रांतिकारी हैं, देखिए कितना संघर्ष था, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी, चाहते आराम से नौकरी करते, आईसीएस की एग्जाम पास किए थे और अंग्रेजों का काम करते, बाकी कुछ नहीं करना था। लेकिन उस टाइम पर भी लाखों करोड़ों लोग थे, उन्होंने वही किया, तो उनके बारे में आज हम नहीं जानते। जिन्होंने संघर्ष को चुना, देश के लिए आत्मसमर्पण किया, अपना पूरा जो जीवन था वो समर्पित कर दिया देश के लिए, तो ऐसे क्रांतिकारी रहे सुभाष चंद्र बोस, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। और ऐसे जो हमारे नेता रहे, ऐसे जो लीडर्स रहे, वो देश को आजाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाए। ये अकेले का नहीं कह सकते कि आजादी केवल गांधी जी के चरखे से आई है। गांधी जी ने देश में रहकर काम किया, बहुत काम किया, देश की आजादी के लिए उन्होंने बहुत से कदम उठाए। लेकिन ऐसे लीडर्स रहे हैं जो देश में रहकर भी काम किया। अगर देश में अंग्रेज नहीं रहने देते, चारों तरफ सिक्योरिटी लगाए, चारों तरफ फौज लगा करके चारों तरफ इनको घेर कर रखा, तो ये घर से भाग करके विदेश जाकर के हेल्प लेकर देश के लिए काम किया। यानी विदेशों से मदद मांगने भी सुभाष चंद्र बोस गए और वहां पर हर जगह से तो नहीं, लेकिन जापान से मदद मिली। जापान से मदद मिलने के बाद हो सकता था सारी इनकी जो प्लानिंग थी वो कामयाब हो जाती, अगर कोई जासूस वहां जाकर बताया नहीं होता कि सुभाष चंद्र बोस अपनी सेना लेकर आ रहे हैं। तो बाकी जो देश के क्रांतिकारी हैं, वो चाहे अंग्रेज कितना भी उनको टॉर्चर करे, कितना भी परेशान करे, कितनी बार जेल गए, कितनी बार जेल से वापस आए, लेकिन जो क्रांतिकारी होते हैं उनके मन में देश के लिए जो राष्ट्र प्रेम होता है, उसकी भावना को कोई खत्म नहीं कर सकता। अगर देश के लिए अपने जो राष्ट्र की भावना है उसको खत्म करना किसी अंग्रेज के बस की बात नहीं थी। नहीं तो सुभाष चंद्र बोस देश में रहकर काम नहीं कर पाए तो विदेश जाकर हेल्प मांगी, विदेश जाकर अंडरग्राउंड रहकर कार्य किया। कितना मुश्किल होता है ये सब करना। तो ऐसे हमारे जो लीडर्स हैं, महान लीडर्स के बारे में, जो हमारे महान क्रांतिकारी रहे हैं, इनके बारे में हमें कम से कम इनकी जयंती के बारे में पढ़ और सुन लेना चाहिए, ताकि जो हमारे क्रांतिकारी हैं इनके बारे में देश के नागरिक होने के नाते हमें अपने देश के क्रांतिकारियों के बारे में पता होना चाहिए, कैसे उन्होंने देश की रक्षा की,
कैसे अंग्रेजों को उन्होंने मार कर भगाया, कितने एक्सप्लॉइट किए जाते थे अंग्रेजों के द्वारा, कितना एक्सप्लॉइट किए जाते थे देश की जनता, ये सब सहते हुए, ये सब देखते हुए इन्होंने काम किया। और बहुत डर होता था अंग्रेजों के टाइम पर कि कोई समिति बनाना, उसको जो समिति थी उसकी प्लानिंग सबको बताना समझाना बहुत डर था, क्योंकि हो सकता है उसमें से कोई जासूस होता और सारी बातें जाकर अंग्रेजों को बता देता, फिर पूरी प्लानिंग खराब हो जाती और बहुत न जाने कितने लोगों की जान चली जाती, न जाने अंग्रेज किस प्रकार की सजाएं देते, क्योंकि कोई फिक्स सजा नहीं होती थी, अंग्रेज का जो मन करता वो सजा देते और फांसी का फंदा चुनना पड़ता कि गला काट कर सबके सामने रख देते, इसका कोई वैल्यू नहीं था। तो ऐसे देश के क्रांतिकारी अपना जीवन जो है वो देश के लिए आत्मसमर्पण करके, कि चाहे मरना पड़े, चाहे मर मिट जाएंगे, लेकिन अपने देश की रक्षा करेंगे। भगत सिंह का नाम आप सबने सुना होगा, उन्होंने छोटी सी उम्र में फांसी का फंदा चुना। तो ऐसे महान लीडर्स रहे, महान क्रांतिकारी रहे अपने देश में, जिनकी अहम भूमिका रही है देश को आजाद कराने की। तो सुभाष चंद्र बोस के आज जन्म दिवस के अवसर पर हम इनको नमन करते हैं और उम्मीद करते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको पढ़कर अच्छा लगा होगा। और अगर किसी के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना जगानी है तो हमें अपने क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ना, समझना और सुनना चाहिए, लोगों तक ये बातें बतानी चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।